आज मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करने का नहीं है और किसी भी जाति और धर्म के बारे में कुछ भी ऐसा बोलने का मेरा कोई मकसद नहीं है जिसकी वजह से किसी भी जाति और धर्म को ठेस पहुंचे। लेकिन आज 3 तलाक पर एक ऐसा केस मेरे सामने आया है जिस पर बात की जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसमें एक एक नहीं 3-3 कहानियाँ आज इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचेंगी। दोस्तों, तलाक एक ऐसा शब्द है जो किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, तब तक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब तक कि महिला जो है वो खुद भी स्वावलंबी ना हो, क्योंकि तलाक के बाद उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तलाक के बाद महिलाओं की क्या स्थिति होती है ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं को अगर हम नहीं समझेंगे और हमारा समाज नहीं समझेगा तो आप ही बताइए कि फिर उनको समझने की जिम्मेदारी किसकी है। दोस्तों, मैटर बहुत सेंसिटिव है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सेंसिटिव मुद्दों पर बात किया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दे ही हैं जो जब तक खड़े नहीं होते हैं तब तक हम उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं और तब तक हम विक्टिम की दर्द और पीड़ा को नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए आज जो केसेस हैं वो इस तकलीफ़ को बयां करते हैं कि तलाक के बाद और तलाक की कंडीशन में उस महिला के साथ क्या क्या गुजरता है। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर 3 तलाक से जुड़ी ये कहानियाँ हैं क्या। उत्तर प्रदेश के जिला एटा की शबाना का अलग ही मामला है। उसके पति ने उसे तलाक नहीं दिया है, फिर भी इद्दत के दौरान भरण पोषण की रकम देकर उससे छुटकारा पा लिया है। जबकि इद्दत की 2 परिस्थितियां होती हैं, एक औरत विधवा हो जाए और दूसरा उसका तलाक हो जाए। लेकिन शबाना के साथ इन दोनों ही परिस्थितियों में से एक भी नहीं हुई थी। एटा शहर के किदवई नगर में समरुद्दीन पत्नी रजिया और 2 बेटियों शबाना और शमा तथा 2 बेटों सरताज और नूर आलम के साथ रहते थे। उनका खाता पीता परिवार था। बेटियों में शबाना शादी लायक हुई तो उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। एटा में ही उनके एक रिश्तेदार अली दराज रहते थे। बाद में वह काम की तलाश में दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहाँ दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले के संगम विहार में रहने लगे। उन्होंने वहीं पर स्टील फर्नीचर का अपना कारखाना लगा लिया जो ठीक ठाक चल पड़ा। अली दराज के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी है। वह बेटी की शादी पहले ही कर चुके थे और बड़े बेटे आसिफ की शादी के लिए उन्होंने समरुद्दीन के पास प्रस्ताव भेजा, क्योंकि शबाना उन्हें पहले से ही पसंद थी। आसिफ पिता के स्टील फर्नीचर के धंधे में ही हाथ बटा रहा था। लड़का ठीक ठाक था, इसलिए समरुद्दीन ने हामी भर दी और इसके बाद आसिफ और शबाना का निकाह हो गया। शादी के बाद शबाना दिल्ली आ गई। वह समझदार लड़की थी और इसलिए रजिया को पूरा विश्वास था कि बेटी अपने बात व्यवहार से ससुराल वालों का दिल जीत लेगी और खुशहाल जीवन बिताएगी। हुआ भी ऐसा ही। शबाना के दाम्पत्य शुरुआती दिन काफ़ी खुशहाल थे। माँ बाप ने शादी में 4-5 लाख रुपए भी खर्च किए थे। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी क्षमा चाहूँगी। एक्चुअल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है, इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको ज़रूर रहेगी। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैनेज ज़रूर करिएगा। अगली बार कोशिश मैं जल्दी से जल्दी कर रही हूँ कि अगली बार आवाज़ जो है वो ठीक ठाक रहे। तो चले दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। आसिफ का भी काम ठीक ठाक चल रहा था। सास ससुर, पति, देवर सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए शबाना भविष्य को लेकर निश्चिंत थी। शादी के साल भर बाद शबाना को एक बेटी पैदा हुई और जिसका नाम अलीशा रखा गया। अलीशा घर की पहली संतान थी, इसलिए उसे लेकर सभी खुश थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक शबाना के सुख के दिन दुखों में तब्दील हो गए। एक दिन आसिफ शराब पीकर घर आया
तो शबाना को गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह क्या करके आए हो तुम? यह नया शौक कब से पाल लिया तुमने? पीने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अरे तुम्हें तो पता है ना कि मेरे मायके में शराब तो छोड़ो, कोई बीड़ी सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाता। पत्नी की नसीहत सुनकर उसे अमल में लाने की बजाय आसिफ ने शबाना के गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए कहा, क्या मैं तेरे बाप के पैसों से पीकर आया हूँ जो तू मुझे समझा रही है? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? शौहर के इस व्यवहार से शबाना हैरान रह गई। उसने कहा, भले ही तुम मेरे बाप के पैसों से नहीं पी रहे हो, पर शराब पीना तो अच्छा नहीं है ना। तू ठीक कह रही है। तू ही कौन सी अच्छी है? मेरे दोस्त तो मुझ पर हंसते हैं और वो कहते हैं कि कहाँ से मोटी के चक्कर में फंस गया। कहकर आसिफ कमरे में चला गया। उसकी इस बात पर शबाना हैरान थी। उसने तो उसे पसंद करके निकाह किया था, अब यह क्या कह रहा है? शबाना डर गई और उसके मन को खुद उसने समझाया कि आसिफ ने नशे में यह बात कह दी होगी। लेकिन सुबह भी आसिफ का व्यवहार जस का तस रहा। शबाना सहर उठी, क्योंकि इससे उसका दाम्पत्य सुखी नहीं हो सकता था। शबाना ने शौहर को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, अब मैं जैसी भी हूँ तुम्हारी बीवी हूँ और अब पूरा जीवन तुम्हें मेरे ही साथ बिताना है। आसिफ ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह खा पी करके फैक्ट्री चला गया। शबाना को परेशान देखकर सास अफसरी ने पूछा, क्या बात है बहू, तुम कुछ परेशान लग रही हो? अम्मी आप ही बताइए कि अगर मैं मोटी हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? शबाना ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, हमारा दोष है। अफसरी बेगम ने व्यंग किया। उसी बीच सामूहिक विवाह समारोह में शबाना के देवर असद की शादी दिल्ली की कमरुन्निसा के साथ हो गई। कमरुन्निसा छरहरे बदन की काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। भाई की दुल्हन देखकर आसिफ को लगा कि माँ बाप ने उसके निकाह में कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी, वरना उसका निकाह भी किसी खूबसूरत लड़की के साथ हुआ होता। यह बात मन में आते ही आसिफ को भाई से ईर्ष्या होने लगी, पर मन की बात बाहर नहीं आने दी। बेटी के पहले जन्मदिन पर आसिफ ने कुछ दोस्त घर में बुलाए थे और उन्होंने कहा, भाई, आसिफ असद की बीवी तो बहुत सुंदर है। दोस्तों की इस बात से आसिफ ने खुद को काफ़ी अपमानित महसूस किया। उसे लगा कि शबाना से निकाह करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उस दिन के बाद से आसिफ शबाना से उखड़ा उखड़ा रहने लगा। उसे शबाना में 1000 कमियां नज़र आने लगी। बात बात में वह उसकी पिटाई करने लगा। उसकी इस पिटाई से शबाना का 2 बार गर्भपात भी हो गया। शबाना परेशान थी कि इस तरह पिटते हुए ज़िंदगी कैसे बीतेगी। पति का व्यवहार काफ़ी तकलीफ देने वाला था। परेशान होकर उसने पिता को फ़ोन कर दिया कि दिल्ली आकर उसे लेकर चले जाएं। समरुद्दीन दिल्ली पहुँचे और शबाना को एटा लेकर आ गए। घर पहुंचकर शबाना ने माँ बाप को पति द्वारा प्रताड़ित करने की सारी बातें बता दी। अब तक समरुद्दीन को कहीं से पता चल चुका था कि शादी से पहले आसिफ किसी शादीशुदा औरत को भगा कर ले गया था। पुलिस ने उसे चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया था, लेकिन आसिफ के नाना इस्लाम ने किसी तरह से उसे जेल जाने से बचा लिया था। इसके बाद आनन फानन में शबाना से उसका निकाह कर दिया गया। इससे समरुद्दीन को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। आसिफ मोटी बीवी शबाना से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। कुछ ही दिनों बाद वह शबाना को लेकर आया। शबाना एक बार फिर गर्भवती हो गई। घर वाले बेटा होने की उम्मीद कर रहे थे। शबाना को लगा कि अगर बेटा ना हुआ तो उस पर होने वाले अत्याचार और भी बढ़ जाएंगे। समय पर शबाना को बेटा पैदा हुआ, लेकिन वह दिव्यांग था और उसका नाम आतिश रखा गया। दिव्यांग बेटा पैदा होने की वजह से शबाना पर होने वाले अत्याचार और बढ़ गए। सास ने कह दिया कि दिव्यांग बच्चे पैदा करने वाली बहू के साथ उसके बेटे का कोई भविष्य नहीं है। अब वह अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लेकर आएगी। तो फिर मेरा क्या होगा अम्मी? शबाना ने पूछा। तो अफसरी ने कहा, तुझे तलाक दे देगा और क्या होगा? मेरा बेटा मर्द है, जवान है, 4 शादियां कर सकता है। नहीं, यह गलत है, शबाना ने कहा। तो अफसरी ने आसिफ से कहा, तोड़ दे इसके हाथ पैर, अब यह हमें बताएगी कि क्या गलत है और क्या सही है। आसिफ जानवरों की तरह शबाना पर टूट पड़ा। इसके बाद बात बात पर उसकी पिटाई होने लगी।
शबाना समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। दिव्यांग बेटा पैदा होने के बाद आसिफ बेलगाम हो गया था। अली दराज और अफसरी अक्सर फैक्ट्री में रहते थे और ऐसे में आसिफ बाजारू लड़कियों को घर लाकर शबाना के सामने ही कमरे में बंद हो जाता था। विरोध करने पर उसकी पिटाई करता और उसे घर से निकाल देने की धमकी भी देता था। आसिफ शबाना को इतना परेशान कर देना चाहता था कि वह खुद ही घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि उसके लिए दूसरी बीवी की तलाश जो शुरू हो गई थी। आसिफ अपने दोस्तों को घर बुलाकर उनके साथ शराब पीता। उसके कुछ दोस्तों ने नशे में एक दो बार शबाना से छेड़छाड़ भी की। शबाना ने इस बात की शिकायत आसिफ से की तो उसने कहा, अगर तू मेरे दोस्तों के साथ सो भी जाएगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? पति इतना गिर सकता है? शबाना ने सोचा भी नहीं था। शौहर की हरकतें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। शबाना समझ गई थी कि आसिफ उससे छुटकारा पाना चाहता है। वह बुरी तरीके से फंसी हुई थी। वह कुछ कर भी नहीं सकती थी और संयोग से उसी बीच वह गर्भवती हो जाती है। उसकी जानकारी होते ही आसिफ ने कहा, तुझे यह बच्चा गिरवाना होगा, वरना तू फिर से दिव्यांग बच्चे को जन्म देगी। हमें तो स्वस्थ बेटा चाहिए। शबाना ने पति को बहुत समझाया, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। शबाना पिता को बुलाकर उनके साथ मायके चली गई। वह ससुराल के बजाय मायके में ही बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन अफसरी और आसिफ ने तय कर लिया था कि वह उस बच्चे को पैदा नहीं होने देंगे। इसी बीच आसिफ के लिए बरेली के एक लड़की तलाश कर ली गई और फरवरी 2016 में आसिफ ससुराल पहुंचा और ससुर समरुद्दीन से कहा कि वह शबाना को लेकर जाना चाहता है। लेकिन समरुद्दीन ने शबाना को विदा करने की बजाय कहा कि अब वह उन लोगों के खिलाफ अदालत में घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराएंगे। ससुर के तेवर से आसिफ डर गया। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ़ कर दे। अब मैं शबाना को कोई भी दुख नहीं दूंगा। आखिर समरुद्दीन ने कुछ लोगों को बुलाया तो उनके सामने आसिफ ने आश्वासन दिया कि अब वह शबाना को अच्छे तरीके से रखेगा। इसके बाद समरुद्दीन ने शबाना को विदा कर दिया। शबाना ससुराल में आ जाती है। ससुराल में 10-15 दिन तो ठीक से गुजरे, लेकिन उसके बाद उसे फिर से प्रताड़ित किया जाने लगा। शबाना के 3 माह के गर्भ को अफसरी गिराने में जुट गई। वह उसे तरह तरह की दवाएं खिलाने लगी। आसिफ भी उसके साथ मारपीट करने लगा। परेशान होकर शबाना ने पिता को फ़ोन करके सारी बात बता दी। समरुद्दीन दिल्ली पहुंचे और थाना संगम बिहार में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत की एक प्रति उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी भेज दी। यह मामला साकेत स्थित महिला सेल में पहुंचा। वहां सुनवाई भी हुई, पर कोई फैसला नहीं हो सका। अफसरी और आसिफ ने तय कर लिया था कि उन्हें शबाना से छुटकारा चाहिए था। अब उसे उसके पिता समरुद्दीन से भी मिलने नहीं दिया जाता था। क्योंकि शबाना गर्भवती थी, इसलिए आसिफ उसे तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि इस्लाम में गर्भवती महिला को तलाक नहीं दिया जा सकता। उन्होंने मौलवियों से मशवरा करके एक योजना बनाई और उसी योजना के तहत समरुद्दीन ने कहा कि वह 11 जून 2016 को पंचायत में आकर अपनी बात कहे। 11 जून 2016 को अली दराज की फैक्ट्री में पंचायत बैठी। समरुद्दीन भी उस पंचायत में पहुंचे। शबाना भी अपने बच्चों के साथ पंचायत में आई। पंचों के पूछने पर शबाना ने कहा कि वह आसिफ के साथ रहना चाहती है, पर वह उसके साथ मारपीट न करे। परंतु आसिफ ने कहा कि अब उसे तलाक देना चाहता है। इस पर पंचों ने कहा कि वह गर्भवती पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। शबाना और समरुद्दीन परेशान हो उठे। आखिर एक सादे कागज़ पर दोनों ने ज़बरदस्ती दस्तखत कर दिए। फिर उसी कागज़ पर अलग अलग रहने का समझौता तैयार हो गया और उसमें जो लिखा गया उसके अनुसार मनमुटाव की वजह से शबाना और आसिफ एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहते। अतः दहेज का 30,000 रुपये का चेक शबाना को दे दिया जाता है और इसके अलावा 5,000 रुपये इद्दत के दौरान का खर्च भी दिया जाता है। समझौते में यह भी लिखा गया था कि दोनों बच्चे अलीशा और आतिश आसिफ के साथ रहेंगे। पंचायत में आसिफ ने शबाना से कह दिया कि वह समझ ले कि उसका तलाक हो चुका है और उसके दोनों बच्चे उसके ही पास रहेंगे। शबाना कहती रही कि उसके बच्चे उसे दे दिए जाएं, लेकिन किसी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी।
और बाप बेटी को जबरन बाहर निकाल दिया गया। शबाना पिता के साथ एटा आ गई। माँ रजिया को जब पता चला कि बेटी को उसकी पति ने छोड़ दिया है तो उस पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। गर्भवती बेटी की हालत भी खराब थी और आखिर रजिया ने अपने आंसू पोंछकर बेटी को संभाला। पंचायत ने आसिफ से कहा कि वह गर्भवती पत्नी को तलाक नहीं दे सकता, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद वह फ़ोन करके 3 तलाक कह सकता है और यही योजना बनाकर इद्दत के दौरान दिया जाने वाला भरण पोषण का खर्च आसिफ ने 5,000 रुपये पहले से ही दे दिया। इसके बाद आसिफ ने समझ लिया कि उसका तलाक हो चुका है, बस कहना भर बाकी है। लेकिन शबाना और उसके माँ बाप आसिफ और उसके घर वालों को सबक सिखाना भी चाहते थे। इस संबंध में समरुद्दीन एडवोकेट मोहम्मद इरफान से मिले। समझौता देखकर उन्होंने कहा कि किसी भी दृष्टि से शबाना और आसिफ का तलाक नहीं हुआ है, इसलिए शबाना को अपने पति से बच्चे और भरण पोषण का खर्च पाने का पूरा हक है। एडवोकेट मोहम्मद इरफान ने 24 नवंबर 2016 को शबाना की तरफ से मुकदमा दायर किया। शबाना ने 4 दिसंबर 2016 को एक बेटे को जन्म दिया और जिसका नाम अहमद रखा गया। वह पूरे तरीके से स्वस्थ है। जुलाई 2017 में आसिफ ने बरेली के किसी लड़की से निकाह कर लिया। शादी की बात सुनकर शबाना काफ़ी टूट चुकी थी। माँ बाप के समझाने पर शबाना ने खुद को संभाला और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली। शबाना आसिफ से अपने बच्चों की वापसी का और भरण पोषण का मुकदमा लड़ रही है। उसका कहना है कि सौतेली माँ उसके बच्चों को कभी खुश नहीं रख सकेगी। 9 अगस्त 2017 को उसने परिवार न्यायालय एटा में सेक्शन 10 के अंतर्गत गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट का केस दायर किया है। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। शबाना खुश है कि अब आसिफ उसे कम से कम 3 तलाक तो नहीं दे सकता। वह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़कर उससे अपने बच्चे और गुजारा भत्ता ले लेगी। वह एक चरित्रहीन शौहर के पास जाने की बजाय अकेली रहकर स्वाभिमान के साथ जीने का प्रण कर चुकी है। दोस्तों, बाकी की 2 कहानियाँ मैं अगले एपिसोड में आपको तक पहुँचाऊँगी। कारण ये है कि मेरी तबीयत नासाज है और बोला भी नहीं जा रहा है, इसलिए मैं कहानियाँ रिकॉर्ड कर पाने में अभी अपने आप को कैपेबल महसूस नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए अगली 2 कहानियाँ आगे के एपिसोड्स में आप तक पहुँच जाएंगी। दोस्तों, तलाक एक ऐसा शब्द है जो किसी भी धर्म के लिए बहुत बड़ा श्राप है। लेकिन हाँ, ये भी एक सही बात है कि अगर आप एक दूसरे के साथ खुशी से नहीं रह सकते हैं तो बेवजह ज़िंदगी को यूँ मर कर काटने की कोई वजह नहीं बनती और उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि साथ रहना कोई एक बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। अगर आप साथ नहीं रह सकते तो अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे चूँकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि लाइफ बिना फाइनेंशियल के स्पेंड नहीं की जा सकती। इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना और फाइनेंशियली सामने वाले को सपोर्ट करना, ये हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके कमेंट्स मेरे पास हैं, लेकिन मैं अभी कमेंट्स के जवाब देने के लिए अपने आप को खुद कैपेबल महसूस नहीं कर रही हूँ। तो कल आपके कमेंट्स के जवाब मैं ज़रूर दूँगी। आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल फिर मिलते हैं बाकी की 2 कहानियों के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।